नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री धामी ने यूक्रेन से लौटे हुए उत्तराखंड के छात्रों से मिलकर उनका हालचाल जाना और वहीं मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से यूक्रेन में अन्य फंसे उत्तराखंड के छात्रों के संबंध में भी जानकारी ली। और वहीं दिल्ली और मुंबई में राज्य की ओर से यूक्रेन से आने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए समन्वय केंद्र भी बनाया गया है और यहाँ सभी लोगों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। और दिल्ली से छात्रों को गंतव्य तक लाने की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की गई है। और इस अवसर पर स्थानिक आयुक्त डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम और अपर स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा और उत्तराखंड सदन के मुख्य व्यवस्था अधिकारी रंजन मिश्रा भी उपस्थित थे। और वहीं मतगणना के दिन 10 मार्च को क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये तय है कि बीजेपी संगठन में जरूर बदलाव होने वाला है। और वहीं संकेत भी मिल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष समेत कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी बदले जा सकते हैं। और 7 मार्च को केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी अपने देहरादून दौरे के दौरान इस संबंध में प्रदेश के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। और बीजेपी इस बात से इनकार भी नहीं कर रही है कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये केंद्र का अधिकार है और बदलाव होता है तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी के अंदर कले और आरोपों पर जांच की बात भी कही। उत्तराखंड में वोटिंग 14 फरवरी को हुई और उसके एक हफ्ते बाद बीजेपी के कुछ विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही अन्यों पर पार्टी के खिलाफ काम करने के गंभीर आरोप लगाए। और वहीं इससे पार्टी के भीतर अंतर कलह खुलकर सामने आ गई। और वहीं कौशिक को लेकर पार्टी के अंदर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। और अब आलम यह है कि बात प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ और पदाधिकारियों को बदलने तक पहुंच गई। हालांकि बीजेपी के राजपुर रोड विधायक खजान दास का कहना है कि इस बारे में निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को वाराणसी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। और वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार में शामिल होने गए धामी ने नड्डा को उत्तराखंड के चुनाव के बारे में फीडबैक दिया है। पहले मुख्यमंत्री के नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन नड्डा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार में व्यस्त थे और इस दौरान मुख्यमंत्री को भी यूपी चुनाव प्रचार में शामिल होना था। और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए धामी शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे और वहां नड्डा PM मोदी के रोड शो कार्यक्रम में भी शरीक होने के लिए पहले से ही मौजूद थे। और इसी दौरान धामी ने नड्डा से मुलाकात की। और वहीं सूत्रों के मुताबिक नड्डा और धामी की इस मुलाकात में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई और धामी उत्तराखंड में बीजेपी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत लेकर आश्वस्त दिखे। और उन्होंने नड्डा को बताया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और उधर सियासी हलकों में धामी और नड्डा की मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और वहीं हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। और वहीं कहा गया कि 10 मार्च को बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कांटे का रहा तो निशंक की भूमिका अहम हो सकती है और इसे प्रदेश बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर भी देखा गया। हालांकि पार्टी पदाधिकारियों ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। उत्तराखंड के करीब 196 छात्र अभी भी यूक्रेन और उसके सीमावर्ती इलाकों में फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशें जारी हैं। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में ही उत्तराखंड के करीब 70 छात्रों के फंसे होने की सूचना है और राज्य सरकार के एक्शन में आने के बाद राज्य के छात्रों की लोकेशन का तेजी से पता लगाया जा रहा है। और शासन के निर्देश पर अधिकारियों, छात्रों और उनके परिजनों के लिए बने 3 व्हाट्सएप ग्रुप की सूचनाओं से छात्रों की जो लोकेशन मिल रही है वहां उनसे संपर्क कर वापस लाने की कोशिश भी है। और वहीं गृह प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने बताया कि यूक्रेन में उत्तराखंड राज्य के कुल फंसे छात्रों में से सबसे अधिक देहरादून जिले के 86 छात्रों की सूचना
प्राप्त हो चुकी है और इनमें से 46 छात्रों को सही सलामत वापस भी लाया जा चुका है और अभी भी 7 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जबकि 23 छात्रों की लोकेशन पड़ोसी देशों में होने की सूचना मिली। और वहीं यूक्रेन में फंसे हुए उत्तराखंड के करीब 317 छात्रों की सूचना अब तक हमें प्राप्त हो चुकी है और इनमें 126 छात्रों के यूक्रेन के आसपास के देशों में पहुंचने की जानकारी है और सभी छात्रों की सकुशल वापसी के लिए प्रयास भी जारी है और 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और इन सभी ग्रुपों में उच्च अधिकारियों से लेकर डीएम और कप्तान और छात्रों के परिजन जुड़े हुए हैं और इनसे काफ़ी मदद भी मिल रही है और सभी सूचनाएं विदेश मंत्रालय से साझा की जा रही है। और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर सेना में सेवारत सैनिकों और सर्विस मतदाताओं को जारी मतपत्रों के गलत इस्तेमाल कर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया है और उन्होंने ऐसे मतों को निरस्त करवाए जाने की भी मांग की है। और ये जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव महेश ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा है कि विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से निर्गत किए गए सर्विस मतदाताओं के पोस्टल बैलेट की सूची में ऐसे नाम भी हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर लंबे अवकाश पर हैं और दिवंगत भी हो चुके हैं। और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास इस आशय की पुख्ता जानकारी है कि इस श्रेणी के मतदाताओं के नाम पोस्टल बैलेट की मतदाता सूची में अंकित है और उन्होंने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया स्वरूप ये किया जाना चाहिए और अगर उपरोक्त सूची में अंकित मतदाताओं के मतपत्र पर किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट प्राप्त होता है तो उस वोट को निरस्त माना जाए और इसके साथ ही उस मतदाताओं को प्रमाणित करने वाले अधिकारी के खिलाफ सक्षम धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और वहीं उत्तराखंड रोडवेज की एक बस और ट्रक के बीच भिड़ंत के मामले में परिवहन विभाग ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल अस्पताल में हालत सुधारने का इंतजार कर रहे हैं और इस ड्राइवर पर विभाग ने मानसिक तौर से बीमार होने की बात कहकर आरोप लगाया है और वो आपको बता दें कि विकलांग की हालत में बस को भगा कर ले गया था और यात्रियों से भरी इस बस की भिड़ंत एक खड़े ट्रक के साथ कर दी गई। और वहीं गुरुवार की इस दुर्घटना में ड्राइवर के अलावा क्लीनर समेत 4 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से ड्राइवर की हालत ही नाजुक बताई गई और वहीं ये पूरा मामला बड़ी लापरवाही का भी माना जा रहा है। और वहीं टनकपुर से रोडवेज की एक बस में बैठे यात्रियों की जान पर तब बनाई जब ड्राइवर ने बस की सीधी टक्कर सड़क पर खड़े ट्रक के साथ कर दी। और वहीं इस मामले को लेकर टनकपुर रोडवेज डिपो के एआरएम KS राणा ने कहा कि ये ड्राइवर मानसिक रूप से बीमार था और घर में हुए विवाद के बाद किसी और चालक की जगह सवारी से भरी बस को वो जबरन चला कर ले गया, जबकि उसकी ड्यूटी भी नहीं लगी हुई थी। और राणा के मुताबिक आरोपी ड्राइवर ने पहले एक हथियार बस के आसपास लहराकर लोगों को डराया और उसके बाद वो बस लेकर चला गया। उत्तराखंड पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया जो एक कॉलेज छात्रा को गोली मारने के बाद मौके से भाग खड़ा हुआ था। और वहीं देहरादून के सिद्धार्थ कॉलेज में डी फार्मा की छात्रा वंशिका बंसल को उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले एक युवक आदित्य तोमर ने गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गया था और सीने में गोली लगने के बाद मौके पर ही वंशिका की मौत हो गई थी। और इस केस में हत्या की वजह सोशल मीडिया पर हुआ एक विवाद बताया गया। और वहीं नैनीताल में एक युवक की गोली लगने से मौत के मामले में यह साफ नहीं हो सका है कि उसकी हत्या हुई या उसने खुदकुशी की। और वहीं रायपुर थाना क्षेत्र के दादानगर इलाके में एक हॉस्टल में रहने वाली वंशिका जब अपने फ्रेंड के साथ बाहर गई हुई थी तब आदित्य ने उसे गोली मार दी और गोली मारने के बाद आदित्य मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने धर दबोचा है। और देहरादून के SSP जन्मेजय खंडूरी ने कहा कि गुरुवार शाम वंशिका अपनी सहेली ममता के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, तभी उसका क्लासमेट आदित्य अपनी बाइक से वहां पहुंचा और उसके साथ खींचतान करते हुए उसे अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगा। जब वंशिका ने इनकार किया तो आदित्य ने उसके सीने में गोली दाग दी। और साथ ही आपको बता दें कि नैनीताल ने बताया कि मुताबिक पुलिस इस मामले में एक तरफा प्यार की थ्योरी बता रही और पुलिस ये भी बता रही है कि मृतका महिला पर दबाव बना रहा था कि वो महिला के बिना नहीं रह सकता। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि महिला का पति अनिल पांडे देहरादून में विजिलेंस विभाग में तैनात है।
यूक्रेन और रशिया के बीच जारी जंग में रशिया के राष्ट्रपति को रोकने की कई कोशिशें की गई और यूक्रेन के समर्थन में आए देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए, पर रूस पर इन प्रतिबंधों का असर होता नजर नहीं आ रहा और यहां तक कि सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के प्रतिबंधों से भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं रुके। पर क्या आने वाले समय में इन प्रतिबंधों के साथ आगे बढ़ पाएगा, समझेंगे इस हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। के खिलाफ रूस की जंग तेज हो चली है और जैसे जैसे यूक्रेन पर रूसी हमले बढ़ते गए, यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में सबसे पहले सामने आया अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 मार्च को अमेरिकी संसद में स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच दी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, पुतिन को अंदाजा भी नहीं है इन प्रतिबंधों से रूस को कितना नुकसान होगा। पुतिन को युद्ध के मैदान में बढ़त मिल रही है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वक्त जिस अनुपात में रूस की सेना यूक्रेन पर हावी होती जा रही है, उसी हिसाब से रूस पर प्रतिबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। खेल के मैदान से लेकर एयर स्पेस तक, स्विफ्ट से बाहर करने से लेकर अरबपतियों की संपत्ति जब्त करने तक रूस पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसी क्रम में सबसे पहले आपको बता दें रूस पर लगे 3 तरह के आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में। पहला ये कि अब सरकारी बैंकों के वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ने रूस के वीटीबी बैंक के करीब 10.97 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जब्त कर लिए हैं। और यूके की तरह अमेरिका ने भी रूस की टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नोविकॉम, सोवोकॉम, ऑटोक्रिटी की 6.5 लाख करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। इसी प्रकार कुल 11 देशों के बड़े पैमाने पर रूसी बैंकों के वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई गई है। वहीं यूरोपियन देशों में रूस के आधे दर्जन से ज्यादा बैंकों और दूसरी संस्थाओं की संपत्ति जब्त की गई है। अब तक बैंकों और बिजनेस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूसी रूबल 30% तक टूट चुका है, जिसका न सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। दूसरा बड़ा आर्थिक प्रतिबंध जुड़ा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और प्राइवेट कंपनियों के बिजनेस पर, जिस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि रूस और यूरोपियन देशों के बीच 2021 वित्त वर्ष में 21.40 लाख करोड़ का कुल ट्रेड या व्यापार था, जो कि रूस के कुल ट्रेड का 35.7% है। अमेरिका से रूस का साल 2021 में 2.61 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड भी रहा है। अमेरिका और यूरोपियन देशों के ट्रेड को मिला दे तो रूस से कुल 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना ट्रेड होता है। वहीं यूक्रेन की जीडीपी 11.77 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब जंग में रूस को जितना ट्रेड घाटा होने वाला है, वह यूक्रेन की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। हालांकि इसका असर यूरोपियन देशों पर पड़ना भी तय है। ऐसे में साफ है कि यूरोपियन देशों और अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस की करीब 40% वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। अब तीसरा बड़ा बैन, रूस को स्विफ्ट से बाहर करना। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह दुनिया के 200 देशों का ऐसा नेटवर्क है जो करीब 198 से ज्यादा बैंकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑपरेट करता है। स्विफ्ट से अलग किए जाने के बाद अब रूसी सेंट्रल बैंक और अन्य प्रतिबंधित बैंक किसी तरह से वित्त लेन देन दूसरे देशों के बैंकों से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अब रूस के बिजनेसमैन, सरकारी या प्राइवेट कंपनी या फिर रूसी लोगों को दूसरे देश में सामान खरीदने के बाद बिल पे करने में दिक्कत आएगी। इसका सीधा असर रूस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पड़ेगा। पर इतना ही नहीं, आर्थिक बैन के साथ साथ रूस पर पर्सनल पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसके चलते पुतिन समेत रूस के 195 लोगों पर कड़ा प्रतिबंध लगा है। इनमें से 9 लोगों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। तो वहीं अमेरिका ने भी पुतिन और उसके परिवार के 6 लोगों को प्रतिबंधित किया है। यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी रूस के 26 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही अमेरिका ने पुतिन की संपत्ति जब्त करने की बात कही है। जंग के बाद सिर्फ आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर ही रूस पर प्रतिबंध नहीं लगा है, बल्कि कला और खेल के क्षेत्र में भी रूस दुनिया के बड़े हिस्से से अलग हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फुटबॉल खेल में रूस दुनिया भर में 35वीं रैंक पर है। 24 फरवरी के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल संस्था फीफा और यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूईएफए ने भी रूस को बैन कर दिया है। रूस को फॉर्मूला 1 रेस के आयोजकों से भी करारा झटका मिला है। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस में अब इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। साथ ही साथ यूके मोटर स्पोर्ट इवेंट में हिस्सा लेने से भी रूसी टीम को रोक दिया गया है। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया के 38 देशों ने अपने एयर स्पेस में भी रूस की फ्लाइटों पर बैन लगा दिया है, जिसके जवाब में रूस ने 36 देशों से हवाई संपर्क तोड़ने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि 2021 में दुनिया की कुल एयरलाइन में रूस का 6% हिस्सा है।
ऐसे में रूसी फ्लाइट पर रोक का सीधा असर रूस के उड्डयन विभाग और वहां की विमानन कंपनियों पर पड़ना तय है। इसके साथ ही रूस एयरलाइन के बेड़े में सबसे ज्यादा बोइंग के 332 और एयरबस के 304 विमान हैं और इन दोनों कंपनियों ने रूस को विमानों के पार्ट्स भेजना बंद कर दिया है। इससे रूस के लिए एयरलाइंस ऑपरेट करना भी मुश्किल होगा। हालांकि जंग समाप्त होने के कुछ समय बाद ये पाबंदियां कुछ देश हटा सकती हैं, लेकिन तब तक रूस को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा। बहरहाल युद्ध हमेशा ही अपने साथ भीषण परिणाम लेकर आता है। अब देखना यह होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच इन प्रतिबंधों का कितना असर पड़ता है।